देखो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होता है कि हमारी फर्म में जितनी भी कैपिटल है इन टोटल हमारा उसका वैल्यू निकलता है ना। तो हमारी कैपिटल में क्या क्या होता है, इक्विटी शेयर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं और रिटेन शेयर्स होते हैं। तो इन सब का टोटल हमारा वैल्यू ऑफ फर्म निकलता है, ठीक है। पर हमारी कुछ अप्रोच है, हमारी एनआई अप्रोच है, एनओआई अप्रोच है, ट्रेडिशनल अप्रोच है और एमएम अप्रोच है। तो उसमें हमारी कुछ अजम्पशंस लेके चली हुई है और वो अजम्पशंस क्या है कि हमारी जो कंपनी है उसमें सिर्फ हम डेब्ट इशू कर रहे हैं और इक्विटी इशू कर रहे हैं, डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं और इक्विटी इशू कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारी टोटल असेट हमारी गिवन है फर्म की, वो क्या होती है हमारी टोटल कैपिटल के इक्वल होती है ना। कैपिटल एंड लाइबिलिटी, और कैपिटल क्या है हमारा इक्विटी है और लाइबिलिटी क्या है हमारी डिबेंचर्स है ना। तो उसके इक्वल होगी हमारी वैल्यू ऑफ फर्म। एसेट, टोटल एसेट्स ऑफ फर्म हमारी क्या होती है, वैल्यू ऑफ फर्म ही तो होती है। और क्या है कि देख रहे हैं कि टोटल फर्म्स की जो फाइनेंस है वो हमारी कांस्टेंट रह रही है, वो फर्म में फंड रेज नहीं कर रहा है, ठीक है। और उसका 100% वो पे आउट कर रहा है कि कुछ भी रिटेन करके नहीं रख रहा है। तो यहाँ पे देखो पहले पॉइंट में हमने देखा कि प्रेफरेंस शेयर नहीं है और फिर हमने अभी बताया कि रिटेन भी नहीं कर रहा है वो, तो ये भी कट गया। तो क्या है, सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर और डिवेंचर्स है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग अर्निंग है, वो हमारी हम मान लेते हैं कि ईबीआईटी हमारी इंक्रीज नहीं करेगी, ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। द बिजनेस इज अज्यूम टू बी कांस्टेंट। अब जब ईबीआईटी हमारी ग्रो नहीं करेगी तो हमारी बिजनेस रिस्क भी हमारी कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और हमारा नो कॉर्पोरेट टैक्स लग रहा है, कोई टैक्स नहीं लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी एनओआई, सबसे पहले हम करते हैं एनआई अप्रोच। एनआई अप्रोच क्या है हमारी, नेट इनकम अप्रोच। अभी बताया था कि हमारी नेट इनकम कहते हैं हम एनआई को, है ना, ईबीटी वाला। तो वैल्यू ऑफ फर्म अभी फर्स्ट पॉइंट पे बताया कि हमारा किससे रिलेटेड है, शेयर्स प्राइस, वैल्यू ऑफ शेयर्स प्लस हमारा वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स। और वैल्यू ऑफ शेयर्स हम कैसे निकालेंगे, हमारा ईबीटी बाय में केई, ठीक है। नेट इनकम बाय हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने निकालना सीखा था, उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना सीखा था हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाली चैप्टर में, ठीक है। तो उसको हम किससे, अपने इनकम से डिवाइड कर देंगे तो हमारी इक्विटी शेयर्स की हमारी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे कि हमारी देखो ईबीटी पे हमारी के क्यों आ रही है, क्योंकि देखो हमारी यहाँ पे इंटरेस्ट हमने पे कर दिया, डिवेंचर वाला इंटरेस्ट पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम के ही निकाल रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो ईएटी मतलब प्रेफरेंस शेयर नहीं है, इसीलिए हम ईबीटी पे लग रहा है। और टैक्स नहीं है हमारा यहाँ पे, इसीलिए हम सीधा ईबीटी पे के ही निकाल दे रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे टैक्स नहीं लग रहा है तो ईबीटी इक्वल्स टू ईएटी हमारा सेम रहेगा। और हमारे प्रेफरेंस डिविडेंड भी हम पे नहीं कर रहे तो ई अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर्स भी हमारा ईबीटी ही कहलाएगा, है ना। तो इसीलिए उसको के से डिवाइड कर दे रहे हैं हम अपने शेयर की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। फिर डिवेंचर्स का हमारा कैसे वैल्यू निकलेगी, इंटरेस्ट बाय केडी, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स। फिर उसके बाद वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकाल सकते हैं हम, ईबीआईटी बाय ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कि मतलब हमने क्या किया, इसको प्लस किया, हमारी ये वाली वो बन जाएगी। देखो ईबीटी प्लस में इंटरेस्ट होगा तो हमारा ईबीआईटी हो जाएगा, और के ई प्लस के डी हमारा क्या हो जाएगा, ओवरऑल कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा एनओआई अप्रोच, ये हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच होता है, ठीक है। ये जो फॉर्मूलेज थे वही फॉर्मूले यहाँ पे भी यूज होंगे तो दोबारा मैंने नहीं लिखा है। फिर उसके बाद इसमें होता है कि लिवर्ड फॉर्म होते हैं और अनलिवर्ड फॉर्म होते हैं। लिवर्ड फॉर्म हमारे होते हैं जिसमें हमारी डेब्ट इशू हो रहा है, इक्विटी भी इशू हो रहा है, ठीक है। पर अनलिवर्ड फॉर्म हमारे होते हैं जिसमें हमारी इक्विटी इशू नहीं हो रहा है, मतलब डेब्ट इशू नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी इशू हो रहा है, ठीक है। तो वो हमारे अनलिवर्ड फॉर्म है। तो वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म देखो,
जो हमारी वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म है वो तो सिर्फ हमारी इक्विटी से निकल आएगी, ठीक है। इक्विटी की वैल्यू निकाल देंगे तो हमारी अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू निकल आएगी। लिवर्ड फर्म की वैल्यू कैसे आएगी? इक्विटी की वैल्यू प्लस डेब्ट की वैल्यू, ठीक है। और इक्विटी वैल्यू हम कह सकते हैं कि अनलिवर्ड फर्म की वैल्यू है, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस डेब्ट पे टैक्स, ठीक है। यहाँ पे डेब्ट पे टैक्स भी लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम अर्निंग वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकालते हैं? हम बताया था कि ईबीटी, मैंने अभी बताया था, यहाँ पे हमारा टैक्स नहीं था तो हमने ईबीटी पे लिया था, हमारा टैक्स नहीं है तो ईबीटी इक्वल्स टू ईएटी हो जाएगा, इक्वल्स टू हमारा अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स हो जाएगा। पर यहाँ पे हमारा टैक्स जा रहा है तो हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स वाले पे हम निकालेंगे केई, जो कि अर्निंग आफ्टर टैक्स ही हमारा ईएसएच होगा क्योंकि हमारा प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो केई, फिर उसके बाद हमारा ओवरऑल कैपिटल केओ, ये मैंने अभी यहाँ पे समझा दिया कि ओवरऑल कैपिटल हमारी कैसे निकलेगी और इसी वाले फॉर्मूले को यहाँ पे तोड़ के फिर से डाला है, ठीक है। तो केओ हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी क्या है, ये देखो केडी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। इसको निकालने के लिए तो इसको यहाँ पे ले आएंगे और वी यहाँ पे आ जाएगा, EBIT बाई वी, ठीक है। अब डी, अब उसको अलग अलग करेंगे कि हमारी EBIT से क्या जाता है, इंटरेस्ट जाता है, कौन से वाले को, डिविडेंड वालों को, तो डिविडेंड की वैल्यू बाय डिविडेंड मतलब डिबेंचर्स बाय में वैल्यू ऑफ फर्म इनटू में केडी प्लस इक्विटी बाय वैल्यू ऑफ फर्म इनटू में केई, ठीक है। आया? बताओ भाई। फिर उसके बाद हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच पे भी हमारे ये वाले फॉर्मूले हैं ना, वो सेम फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है। तो उस पर मैं इतना नहीं जा रही हूँ। अब आते हैं कि इन तीनों में जब फॉर्मूले सेम ही लग रहे हैं तो फिर डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखो, जब अगर हम नेट इनकम अप्रोच ले रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारी KE कांस्टेंट होती है और KD भी हमारी कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर और कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमारी कांस्टेंट होती है, ठीक है। और हमेशा बिजनेस फर्म में क्या होता है कि KD का रिस्क कम होता है और KE का रिस्क ज़्यादा होता है, तो हमारी KE हमेशा ऊपर रहती है और KD हमारी नीचे रहती है। कि कोई भी फर्म होगी वो अपनी इक्विटी ज़्यादा इशू करेगी और डिबेंचर्स कम इशू करेगी, क्योंकि हमारी डिबेंचर्स पे ज़्यादा हमें ज़्यादा रिस्क लगता है। सॉरी, मैंने पहले बोला रिस्क कम लगता है, पर डिबेंचर्स पे हमें रिस्क ज़्यादा लगता है और इक्विटी पे हम रिस्क कम लगता है, ठीक है। इसीलिए कोई भी कंपनी इक्विटी शेयर ज़्यादा इशू करेगी और डिबेंचर कम इशू करेगी, ठीक है। फिर उसकी जो ओवरऑल जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कैपिटल, वो हमारी क्या होती है, हमारी वेटेड एवरेज होती है ना। तो एवरेज हमारी क्या होगी, यही होगी, है ना। अब जब कांस्टेंट रेट पे एवरेज निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, मिडल आता है ना। अगर तुम 10 + 10 डिवाइड बाय 2 करो तो कितना आएगा, 10 आएगा, है ना। तो वही चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी नेट इनकम अप्रोच होती है वहाँ पे हमारा कॉस्ट ऑफ, हमारे पास मतलब अगर 1 साल का हमें डेटा गिवन है तो हम नहीं पता कर सकते कि कौन सी अप्रोच हमारी है। क्वेश्चन में बता देता है कि कौन सी अप्रोच हमें यूज़ करनी है, पर हम ऐसे मतलब जो चार्ट हम तभी बता सकते हैं जब हमारा नंबर ऑफ ईयर्स का डेटा दे रखा हो, ठीक है। तो अगर हमारी हर साल की KE और KD सेम है तो वो हमारी नेट इनकम अप्रोच है, और हमारी जो KO होगी वो भी हमारी
जब हमारी के ई है, सिर्फ के ई है, तो हमारी के डी हम जो के ओ है हमारी कॉस्ट ऑफ इक्विटी के इक्वल में होगी। पर क्या होता है कि मतलब यह एवरेज होती है, ठीक है। क्या ही बताएं इसे। फिर उसके बाद हमारा नेट ऑपरेटिंग इनकम का अप्रोच का जो हमारा होता है, इसमें क्या होता है, हमारी के ई इंक्रीज होती है, ठीक है, इंक्रीज कर रही होती है, और के डी हमारी कांस्टेंट रहती है। और ये जो मैंने बताया, यहाँ पे ना कभी भी के डी जो के ओ है वो हमारा के डी को टच नहीं करता है। क्यों? क्योंकि कोई भी कंपनी हमारी सिर्फ डिवेंचर इशू नहीं कर सकती, इक्विटी उसे इशू करना ही करना है। कि कोई भी कंपनी होती है उसको इक्विटी इशू करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ज़ीरो इक्विटी यहाँ पे अगर वो के डी को टच कर देगी तो इसका मतलब क्या है, वो ज़ीरो इक्विटी कर रही है ना। कॉस्ट हमारी इक्विटी की कॉस्ट ज़ीरो हो रही है, मतलब इक्विटी नहीं होगी तभी तो हमारी उसकी कॉस्ट ज़ीरो होगी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए वो कभी के डी टच नहीं करता है, ठीक है। और हमारा जो के ओ है वो डिक्रीज होता है, ठीक है, टाइम के साथ साथ, जब हमारी के ई और के डी हमारी कांस्टेंट होती है। अब एन ओ आई अप्रोच में क्या होता है कि हमारी के इंक्रीज करती है और के डी हमारी कांस्टेंट रहती है। के डी हमारी कांस्टेंट है और के ई हमारी इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो जो हमारी इसकी के ओ होगी वो हमारी कांस्टेंट होगी, ठीक है। अब ये तुम बोलोगे कि क्यों हो रही है ऐसी, तो वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वजह से की हमारी होती है, ठीक है। जब हम WACC निकालते हैं तो उससे परसेंटेज के हिसाब से हमारी ये होती है, के ओ निकलती है, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ पे जो लगती है, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रेडिशनल अप्रोच में ट्रेडिशनल से पहले आप MM अप्रोच बता दो ना। MM अप्रोच वो ना थोड़ा सा मतलब उसके बाद ट्रेडिशनल बताना, इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि थोड़ा लेंथी है ना, तो वो सही से एक्सप्लेन करोगे तो सही रहेगा। वो MM अप्रोच लेंदी है ना, तो उसको लास्ट में करूँ ना। इसका बस टेबल चार्ट ही बताना है बस। ओके, देखो ट्रेडिशनल अप्रोच डिनर कर लेना फिर बता देना। क्या खा कर बता देना, फिर हम यहीं रुके रहेंगे। मतलब तो कुछ खाना भी तो है ना, बुला रहे थे खाने अच्छा, के लिए। नहीं MM अप्रोच मैं सोच रही थी कि कल सुबह ही कराऊं फिर, कोई नहीं, ठीक है। हाँ तो ठीक है, कल सुबह करवाना फिर, है ना। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, हमारी एक सबसे पहले केडी भी की बात करते हैं। तो केडी हमारी क्या होती है, पहले हमारी एक कांस्टेंट रेट से होती है, फिर उसके बाद हमारी वो इंक्रीज करती है। पहले कुछ ईयर्स वो कांस्टेंट रहती है, फिर उसके बाद वो इंक्रीज करती है, ठीक है। और के ई भी हमारी एक कांस्टेंट रहती है, फिर उसके बाद वो इंक्रीज करती है, ठीक है। पर के ई हमारी जो है के डी से पहले इंक्रीज करती है। इरेजर कहाँ है, पता नहीं। तो के ई हमारी के डी से पहले इंक्रीज करती है। और जो हमारे तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या होता है, हम मैंने बताया कि हमारा क्या होता है, जब एक ईयर का डेटा गिवन है तो हम बता नहीं सकते कौन सा अप्रोच यूज़ हो रहा है, पर जब हमें ज़्यादा ईयर का डेटा गिवन हो तब हम बता सकते हैं कौन सा अप्रोच हो रहा है। तो ट्रेडिशनल अप्रोच की क्या पहचान होती है कि हमें 3 ईयर का डेटा गिवन है, ठीक है। तो 3 ईयर के डेटा में हमारा के ई पहले हमारा 10% है, फिर दूसरे ईयर में इंक्रीज हो रहा है, तीसरे में और इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। के डी हमारा 10% है, पहले कांस्टेंट है, फिर उसके बाद इंक्रीज हो रहा है। के ओ हमारा 10% है, फिर 5% है, फिर 15% है, ठीक है। क्यों है मैं बता रही हूँ। तो क्या है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारा पहले के डी हमारा
पहले कांस्टेंट होता है, ठीक है, और फिर वो इंक्रीज करता है, ठीक है, के डी पर। और के ई हमारा जो होता है इसमें पहले वो कांस्टेंट होता है और वो भी हमारा बाद में इंक्रीज करता है, पर के डी से पहले इंक्रीज करता है, ठीक है, के इंक्रीज करता है उसके बाद के डी हमारा इंक्रीज करता है। तो वो हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच में ऐसा होता है कि हमारी पहले के ई स्टार्ट हुई, ठीक है, पहले वो कांस्टेंट थी, फिर उसके बाद वो इंक्रीज हुई और इंक्रीज ही हुई, ठीक है, पर के डी हमारी पहले कांस्टेंट रहती है बहुत टाइम तक, के ई से लंबे समय तक कांस्टेंट रहती है, फिर वो इंक्रीज करती है, ठीक है। अब हमारी के ओ की बारी। तो मैंने अभी हमने दो चार्ट्स किए, तो उसमें हमने क्या देखा, जब हमारी के ई और के डी कांस्टेंट रहती है, के ई और के डी कांस्टेंट रहती है, तब क्या होता है, हमारा के ओ हमारा नीचे गिरता है ना, डिक्रीज होता है हमारा के ओ। तो जब हमारी के ई हमारी और के डी हमारी कांस्टेंट हो रही थी, जब तक हमारी के ई इंक्रीज नहीं करती तब तक वो डिक्रीज हो रहा है हमारा के ओ, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारी अब हमने देखा था, अब उसके बाद क्या हो रहा है कि के ई इंक्रीज हो रही है और के डी हमारी कांस्टेंट चल रही है। तो ऐसा अप्रोच हमारा क्या था, हमारा एनओआई अप्रोच में था कि के डी कांस्टेंट होती है और के ई इंक्रीज होती है। तो हमने देखा था कि जो हमारी के ओ है वो कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे के ई इंक्रीज हो रही है, के डी कांस्टेंट है, तो हमारी के ओ उस टाइम पे कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और फिर हमारी जब के ई भी इंक्रीज हो रही है, के डी भी इंक्रीज हो रही है, तब हमारी ओवरऑल कॉस्ट हमारी इंक्रीज होगी, ठीक है। जब दोनों ही चीज़ें इंक्रीज हो रही है तो वो भी इंक्रीज होगी। तो ये हमारा ट्रेडिशनल अप्रोच था। ट्रेडिशनल अप्रोच की आइडेंटिटी ये होती है हमारी, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट नोट कि मैंने अपना एक टेलीग्राम चैनल मतलब टेलीग्राम ग्रुप बनाया नोट्स के लिए। तो अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। लाइक हाइब्रिड वाली 10 ईयर की FM की PDF है और कुछ नोट्स वगैरह हैं उधर।